हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्वर्सेशन जो मेरे बच्चों के साथ हुई, जो चैट्स मेरे बच्चों के साथ होते रहते हैं रेगुलरली। उसमें से एक बच्चे के साथ जो मेरे कन्वर्सेशन हुआ उसका एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि बच्चों के एग्जाम टाइम पर इस समय साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह से बच्चे डिसीजन लेते हैं, और हम उस बच्चे की स्ट्रैटेजी समझेंगे ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि क्या चीज़ें वो सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। और अगर अब आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं तो आप उस गलतियों से बच सकते हैं और कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या फाइनर चीज़ें होती हैं जो अगर आप चेंज करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी में तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। सो वी विल जस्ट गो इनटू द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, यूजुअली लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। सो एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया, गुड मॉर्निंग सर, आई एम जस्ट स्टक इन दिस सिचुएशन, आई एम ए ड्रॉपर। सो फर्स्ट थिंग एक अच्छी उसने करी, जब उसने मुझे मैसेज किया तो उसने मुझे बता दिया कि वो एक ड्रॉपर है, क्योंकि ड्रॉपर और फ्रेशर दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रॉप एंड ये फर्स्ट ड्रॉप भी ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप तक इंसान का एंथुसियाज्म बना रहता है। सेकंड थर्ड ड्रॉप तक आते आते ना बच्चे बहुत हिम्मत हारने लगते हैं, जबकि वो सबसे अच्छी पोजीशन में होते हैं सेलेक्ट होने के। आई हैव गॉन थ्रू लाइक ऑल द सिलेबस। नो, जब बच्चा मुझे बोलता है ना कि ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल द सिलेबस, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा झूठ होता है। ओके, सो दिस इज़ अ लाई। ओके, बच्चा हो सकता है उसने एक आध बार सिलेबस पढ़ा हो, लेकिन लोग जब ये कहने लगते हैं ना मेरी तैयारी पूरी हो गई, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, सब कंप्लीट हो गया, झूठ है। आज तक तैयारी हमारी नहीं पूरी हो पाई। ठीक है, एक पे तुम नीट की तैयारी 1 साल नहीं अगले 10 साल भी करोगे ना, पूरी नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट फॉल्स थिंग दैट व्हाट ही सेड। लेकिन हो सकता है उसका कंटेक्स्ट कुछ और रहा हो। इट इज़ डेफिनेटली नॉट पॉलिश्ड, like I can correct 6 to 10 questions of class 11th topics and 4 out of 10 of class 12th। एक चीज़ और, अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो क्लास 11th के और 10 में से 4 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्लास 12th के, तो यही अपने आप में दिखाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। फिजिक्स में खास करके क्लास 12th की फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, 11th की फिजिक्स थोड़ी वीक चल जाएगी क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स ईजी होती है। I am also a student of Akash, although I not attend the lectures. So he has joined the coaching, but he is not attending the lecture because उसे समझ में आ गया होगा कि लेक्चर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ टेस्ट दे रहा होगा, या फिर हो सकता है कि अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आती हो तो वो ऑनलाइन मॉड्यूल शायद ज्वाइन किए होंगे उसने। आई एम सिक्योरिंग अराउंड 450 to 510 मार्क्स इन देयर ईजी टेस्ट। सो ईजी टेस्ट में उसके स्कोर जो है 450 500 के आसपास आ रहे हैं, तो 450 500 के आसपास जिस बच्चे का पहुंच रहा है, इस बात की तो 100% गारंटी है कि अगर वो लगा रहेगा, अगर वो करता रहे तो उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। ओके, तो उसका स्कोर ऑलरेडी ही इज़ स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स, सो ही इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गेट सेलेक्टेड अगर वो लगा रहता है तो। नाउ सर, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, माई ड्रीम इज़ टू स्टडी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग to think of, but I am far away from it, sir. I really need to a mentor like you to guide me. So see, what happens is that अगर आपका एम्स दिल्ली का टारगेट है, अगर आप सोच रहे हो एम्स दिल्ली का, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको आपकी तैयारी में परफेक्शन चाहिए। एंड परफेक्शन तभी ला सकते हो, देखो परफेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। ठीक है, परफेक्शन बायो में ईजिली आ जाता है, परफेक्शन केमिस्ट्री में ईजिली आ जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फिजिक्स में। अटकता इंसान वहीं पर ही है, जब तक आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी आप एम्स दिल्ली का नहीं सोच सकते। सो व्हाट आई सजेस्ट एवरीवन इज़ दैट आप सबसे पहले परफेक्शन लाओ अपनी बायो पर, और बायो को इतना अच्छा कर लो कि आप 340 350 नंबर तक पहुंचने लगो हर एक टेस्ट में, चाहे पेपर टफ आ जाए चाहे पेपर ईजी आ जाए। फिर साथ साथ आप पैरेलली कोशिश करो केमिस्ट्री को बेटर करने की, 130 140 नंबर 150 नंबर, इवन इजी पेपर्स में तो 160 170 तक आप पहुंचाओ, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना आसान है। उसके बाद आप पढ़ो फिजिक्स के पीछे, फिजिक्स को 100 नंबर तक पहले आपको लेकर के आना, फिर 120 तक, फिर 140 तक, फिर 160 तक। ठीक है, लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते इस चीज़ को, स्ट्रेटजी के पहले आप फिजिक्स सही कर लो, फिर आप बायोकेमिस्ट्री के पीछे पढ़ो। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि आज फिजिक्स कर लो क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, फिजिक्स अच्छी कर लो, बाद में बायो कर लेंगे, बाद में केमिस्ट्री कर लेंगे, क्योंकि वो तो ईजिली हैं, हो ही जाएंगी। एक्चुअली वो नहीं हो पाती। फिजिक्स मांगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन बायो और केमिस्ट्री मांगते हैं रेपिटेशन। बिना रेपिटेशन के ना बायो की जा सकती है ना केमिस्ट्री की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड आप मान के चलोगे, आपको परफॉर्मेंस, आपका इंप्रूवमेंट आपको सही मिलेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो अभी आप हो सकता है टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर भी लो, फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी। ओके, सो आई थिंक यू हैव गुड स्कोर and as you area dropper, okay, and मैंने उसको कहा कि you should focus on क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड आई वांट टू से टू एवरी ड्रॉपर, एक बार कोचिंग ढंग से हो चुकी है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, ज़बरदस्ती वापस से थ्योरी के पीछे मत पढ़ो, ज़बरदस्ती वापस से कोचिंग के पीछे मत पढ़ो। ठीक है, ओके सर, आई एम नॉट फीलिंग द सेम सर, yesterday आई रोट अ टेस्ट और मेरा स्कोर बस 411 था। सो ही इज़ एक्चुअली व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ दैट वो हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट दे रहा है। ये आप कर सकते हो अगर आप बहुत मजे हुए खिलाड़ी हो तो, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट देने में गैप रखो।
टेस्ट से अपने आप को ओवरवेलम इतना नहीं कर लेना कि आप थ्योरी पढ़ो ही नहीं। ओके, तो टेस्ट दो, एनालाइज करो, फिर अगला टेस्ट दो। बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट देने में आपका एनालिसिस वाला पार्ट पूरा नहीं हो पाता, और ये भी अपने आप में गलत है। ओके, फिर ही सेइंग लास्ट 2 years एंड नाउ दिस ड्रॉप ईयर, मैं वही का वही अटका हूँ सर, इसलिए आई एम कंसर्न बिकॉज ड्रीम कॉलेज तो बहुत दूर है सर, लेकिन टायर 3 कॉलेज भी नहीं मिले ना मिले। देखो, तो उसने 11th में कोचिंग की होगी, 12th में कोचिंग की होगी, डेफिनेटली इट इज़ हिज फर्स्ट ड्रॉप। तो उसका ड्रॉप भले ही पहला, लेकिन एक्चुअली उसने 3 साल से प्रिपरेशन वो कर रहा है, तो उसको फील तो ऐसे थर्ड ड्रॉपर की तरह हो रहा होगा मेंटली, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मैं पिछले 3 साल से वहीं का वहीं अटका हुआ हूँ। क्योंकि जब हम 11th में एंटर करते हैं हमारे सपने बहुत सारे होते हैं, फिर हम 12th तक पहुँचते हैं, फिर हम पहला अटैम्प्ट लेते हैं, हमारा अटैम्प्ट में नहीं होता, फिर हमको दुख लगता है, फिर हम फर्स्ट ड्रॉप लेते हैं, फिर फर्स्ट ड्रॉप के में भी अगर हमारा स्कोर वहीं का वहीं अटका है तो हमें लगता है कि यार 3 साल 11-12 से प्रिपरेशन करने का मतलब क्या निकला अगर स्कोर वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो वॉट ही नीड टू डू इज़ दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कोचिंग, ही शुड जस्ट शिफ्ट हिज होल फोकस टुवर्ड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अगर वो अपने आप को ले आएगा तो उसके पास एक ऐसा एडवांटेज है जो फ्रेशर के पास नहीं है। फ्रेशर का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसका हो चुका है, ही कैन डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, फ्रेशर्स कांट, एंड यही उसको सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर वो ऐसा करना शुरू करता है तो। ओके, फिर मैंने उससे पूछा कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली पता तभी चलेगा ना कि आपके किस सब्जेक्ट में वीकनेस है। उसने कहा फिजिक्स में 100 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 90 आ रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी में 110 और 110 नंबर आ रहे हैं। अब आप ये देखो, ये है समस्या की जड़। फिजिक्स उसके 100 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री 90 आ रहे हैं, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी अच्छी है। अपने आप में एक चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जूलॉजी बॉटनी में उसके आ रहे हैं 110 नंबर, मतलब उसके बायो में आ रहे हैं टोटल 200 नंबर, 200 से 250 के बीच में उसका स्कोर है। ये चीज़ को कभी सेलेक्ट नहीं करवा सकती। ही नीड टू चेंज हिज स्ट्रेटजी फ्रॉम फिजिक्स टू बायोलॉजी, ही नीड टू गेट हिज बायो अबव 330 इफ़ ही वांट्स टू गेट सेलेक्टेड। और इसी कारण से उसका जो टोटल स्कोर है, जो टेस्ट सीरीज़ में उसका स्कोर आ रहा है 400 के आसपास आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपना पूरा टाइम दे रहा है फिजिक्स को, वो बायो को टाइम ही नहीं दे रहा, और उसे लग रहा है कि बायो एकदम से हो जाएगी, बायो एकदम से नहीं हो पाएगी। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं सर, पर कांस्टेंट था 2.5 साल से, मेरे मार्क्स आना बड़ा ख़राब सा है। आई रियली नीड द हेल्प ऑफ इट टू गुड मेंटल लाइक यू। ओके, सो व्हाट आई सेड टू हिम इज आई थिंक यू नीड टू फोकस ऑन बायोलॉजी अ लॉट, गेट इट अबव 300 नो मैटर हाउ टफ ए पेपर इज़, एंड दिस इज द मेन थिंग। लोग हरदम फोकस करते हैं कि टफ पेपर आ जाएगा, बायो का फिजिक्स का आ जाएगा। आप कभी ये क्यों नहीं मान के चलते कि बायो का पेपर भी एनसीईआरटी पेस्ट करके भी बहुत टफ बनाया जा सकता है। एक एक क्वेश्चन को इतना लंबा बनाया जा सकता है कि आपको एक एक क्वेश्चन करने में टाइम लगे। और बहुत सारी कोचिंग्स, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उन कोचिंग्स को जो बायो का पेपर टफ देती हैं, एनसीईआरटी बेस देती हैं, लेकिन बायो का पेपर टफ देती हैं, बिकॉज एज ए डॉक्टर यू आर सपोज टू नो बायोलॉजी वेरी वेरी वेल। ओके, तो बायो अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप हरदम प्रॉब्लम में रहोगे। इसलिए नीट की तैयारी करते टाइम आप केवल सिंपल बायो नहीं करनी है, आपको मॉडरेट लेवल ऑफ बायोलॉजी भी करनी है और टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी भी करने हैं। जितना इन डेप्थ तुम्हारा बायो अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, एनसीईआरटी जितना अच्छे से तुम्हारा रटा हुआ होगा, जितना ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ईजी आपको पड़ेगा पेपर निकालना। ओके, देन आई सेड टू हिम रिवाइज अ लॉट, बिकॉज उसकी बायो वीक है, दिख रहा है हमें, एंड डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। But sir, I have been seeing this target batch a lot. Should I take that for question practice? I don't know what target batch he is talking about. हो सकता है किसी कोचिंग का कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा हो जो उसने देखा होगा, एंड ही इज सेइंग दैट शुड आई टेक दैट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू फॉलो एनी न्यू मटेरियल, किसी भी नए मटेरियल के पीछे नहीं जाओ जब तक आपका पुराना मटेरियल जो आपने जिसको ऑलरेडी किया हुआ है वो ढंग से नहीं हुआ है। तो ठीक है, मटेरियल चेंज करना बहुत ईजी है, पर सेम चीज़ आप पढ़ रहे होगे कहीं और से, ठीक है, लेकिन वो आपको नई चीज़ को नए सिरे से समझने में टाइम लगेगा। जो पहले से आपका किया हुआ है अगर आप उसी को फॉलो करोगे वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, दैट इज़ मच ईजियर। तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही किसी नई चीज़ पर जाओ। येस, इफ इट्स क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो इफ ही आस्क्ड अबाउट टारगेट बैच एंड देन आई सेड कि ओके, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है बायो में आप ले सकते हो। आई एम करेंटली स्टिक टू दिस बुक कॉल्ड डॉक्टर अली बिकॉज द आकाश मॉड्यूल्स आर नॉट एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। सो ये अगर किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एटलीस्ट जो चीज़ें एक्स्ट्रा आउट ऑफ एनसीईआरटी दी हैं वो तो कम्प्लीटली यूजलेस हैं। वो कोई डॉक्टर अली की बुक यूज़ करता है, आई हैव नॉट यूज दैट बुक पर्सनली, बट अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो यूज़ की जा सकती है, अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आई सेड कि आप वाई आर यूजिंग सम अदर बुक, वाई यू आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली एनसीईआरटी, जिसमें उसने मुझे कहा वाई नेक्स्ट AIATS इज़ ऑन 30th November, सो लाइक कैन यू गिव मी लाइक ए ब्रीफ प्लान सो दैट आई कैन गेट लाइक ए परफेक्ट पेवमेंट ऑफ व्हाट टू डू। सो उसका अब अगला एग्जाम होगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि अगले एग्जाम में मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट टू हिम, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो,
उसने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैंने कहा अगर डॉक्टर अली बुक अगर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी। ओके, तो उसने कहा कि हाँ यस सर, लाइक सर लाइक 200 to 250 क्वेश्चंस एंड ऑल ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड। सो गाइस, एक चीज़ और, अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपका पेपर भी नई एनसीईआरटी के हिसाब से आना है तो ओल्ड एनसीईआरटी के पीछे क्यों जा रहे हो? अगर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो क्यों जा रहे हो? आप जो नई एनसीईआरटी उन्हीं को ढंग से कर लो ना। ओके, तो उसको मैंने सलाह दी कि यार तुम्हारा अगला एग्जाम है, एक काम करो, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करो, बायो ढंग से करके जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में मत पढ़ो। ओके, सो व्हाट इट इज़ दैट, ओके सर आई विल डू द सेम। एंड मैंने कहा कि अगर केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री थोड़ा फास्ट कर लो, लेकिन बायो पूरी कंप्लीट करके जाओ, एक बार ऐसा करके देखो। ओके, and he said that sir actually most of it is based on new one only but some old NCERT questions are also there in the AR format। तो डॉक्टर एली बुक की वो बता रहा है कि उसमें कई मैक्सिमम जो है न्यू NCERT बेस्ड ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत ओल्ड NCERT बेस्ड है। एंड आई सेड देखो आई डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग आउट ऑफ द NCERT फॉर बायोलॉजी। ओके, आपके पास टाइम नहीं है और उतना कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो वाई नॉट डू इट एंड कीप रिवाइजिंग इट, है ना। फिर सर जिस दिन 2 से 5 टेस्ट होता है उस दिन उसने मुझे फिर बाद में मैसेज किया फिर से, उस दिन घर आकर पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, पर आज आपकी लाइव स्ट्रीम देखी, काफ़ी कुछ सीखा सर, थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन। ओके, सो देखो एक चीज़ और है, मैं हरदम लगातार टेस्ट देने में और बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्ट देने को मना करता हूँ, क्योंकि टेस्ट देना सिर्फ नहीं है, आपको टेस्ट देना भी, उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप लगातार टेस्ट देते रहोगे, एक के बाद एक के बाद एक टेस्ट देते जाओगे, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, और जिस दिन आप टेस्ट देते हो उस दिन फिर आपकी और कोई पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा दिन टेस्ट देने में निकल जाता है, उसको एनालाइज करने में निकल जाता है। सो दैट्स वाई आई से कि यू हैव टू कीप ए बैलेंस, टेस्ट दो, ब्रेक लो, थ्योरी रिवाइज करो, सारी गलतियाँ सुधारो, तब उसके बाद अगला टेस्ट दो। मतलब हफ्ते में एक टेस्ट इज सफिशिएंट इनफ। दैट इज सेट कि टेस्ट के आंसर की एक्चुअली अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको मार्क्स भेज दूंगा सर। सर बायो ही पढ़ कर गया था इस टेस्ट के लिए सर, एज यू सेड फिजिक्स को तो हाथ भी नहीं लगाया, थोड़ी केमिस्ट्री की पिछले टेस्ट की मिस्टेक्स देखी थी आज सुबह बस। ठीक है, सो इस टेस्ट में उसने क्या किया, सिर्फ बायो पढ़ के गया वो। ठीक है, लेकिन अब उसने टेस्ट ही उसके हर 2-3 दिन में एक बार हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट ही स्कोर्ड। सर इस टेस्ट में भी स्कोर चेंज नहीं हुआ, एंड दैट वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। लोग सोचते हैं कि बायो एकदम से अगर मैं 2 दिन पढ़ लूँगा बायो मेरी इंप्रूव हो जाएगी, नहीं होती। आप उसका स्कोर देखो, फिजिक्स में 114 नंबर है, केमिस्ट्री में 102 नंबर है, जूलॉजी बॉटनी वहीं की वहीं अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि बायो एकदम से इम्प्रूव नहीं होती, इस बात को आप समझो। बायो टाइम मांगती है, बायो में रिवीजन लगता है, रेपिटेशन लगता है, तब जाके परफेक्शन आता है। बायो पढ़ना इजी है, समझना इजी है, बायो को रटना मुश्किल है, और बायो में परफेक्शन लाना और मुश्किल काम है। लोग फिजिक्स के पीछे पड़े रहते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, पढ़ो बायो के पीछे। सर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, लास्ट अटेम्प्ट जैसा फील हो रहा है सर, और मैंने तो जेन्युइनली बॉटनी जूलॉजी पढ़ा था, सिर्फ वो भी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो पढ़ के वो गया था, बट उसने फिर भी उसका 220 से 240 तक स्कोर पहुंच गया। लोग अगर फिजिक्स में 60 से 80 पहुंच जाते हैं उतने में खुश हो जाते हैं, लेकिन लोग अगर बायो में 200 से 220 पहुंच जाते हैं ना तो उसमें लोग खुश नहीं होते, बिकॉज द थिंक दैट बायो थर्ड क्लास चीज़ है। बायो पे क्यों ही टाइम लगाना है, बायो करते रहना, इट विल इंप्रूव इन 2 to 3 टेस्ट, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज ऑलरेडी गुड, दैट्स व्हाट आई सजेस्टेड इन कि भाई तुम लगे रहो बायो पे, अभी टाइम लगेगा, और बायो का इंप्रूवमेंट दिखने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। सर प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मुझे सच में एम्स दिल्ली चाहिए सर, पर लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं वही अटका हूँ, कभी कभार 250 520, वरना मैक्सिमम 450 से 460। मेरा बड़ा स्कोर आ ही नहीं रहा है सर कि मुझे लगे मैं जा सकता हूँ। मैं थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड तो जाता हूँ टेस्ट के लिए, कॉज मेरे में फोकस अभी भी बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करने में ही, पर स्टिल सर 450 तो वेरी लेस। सर आपकी गाइडेंस की मुझे बहुत बहुत नीड है, बिकॉज मेरे पास अब बस 5 मिनट ही बचे हैं ड्रीम कॉलेज अचीव करने के लिए। सो व्हाट हैपन्स इज दैट कि लोग ना एक टेस्ट को देख करके अपना वो नहीं बनाना है, ठीक है, अपना मन नहीं बनाना। देखो एक बात समझो, अगर आपका स्कोर 400 से 500 के बीच में अभी आ रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहना, लेकिन लगातार लगे रहना मेरे दोस्त। अगर लगे रहोगे 5 महीने में 400-500 से तुम 600 तक अपने आप पहुंच जाओगे। अटक गए अगर अपने आप को डीमोटिवेट तुमने कर लिया, तो तुम अगर छोड़ दोगे प्रिपरेशन, और अगर प्रिपरेशन तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, आई थिंक जैसे ही तुम्हारा बायो इंप्रूव होगा वैसे ही स्कोर 600 टच करने लगेगा, एंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन विद दिस चाइल्ड। क्या है, अभी इसका स्कोर जो है ना 200 के आसपास आ रहा है, 200 से 240 के बीच में आ रहा है। जैसे इसके 100 नंबर यहाँ पे इंप्रूव होंगे ना, इसका स्कोर 500 से 600 अपने आप पहुँच जाएगा। इसे केमिस्ट्री फिजिक्स इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसे मेंटेन करने की जरूरत है, इसे इंप्रूव करने की जरूरत है बायो, एंड विच इज़ ईजी टू डू। ठीक है, उसने कहा हाँ सर होपफुली, लेकिन बायो भी तो इंप्रूव नहीं हो रही है ना। एंड दैट्स व्हाट आई रिप्लाइड कि भाई तुमने उसको टाइम ही नहीं दिया। एंड एक्चुअली माई करंट स्ट्रेटजी इज दैट टिल 10 December आई विल ट्राई फिनिशिंग एवरीथिंग विच इज़ रिमेनिंग
only mainly organic chemistry and 3-4 chapters of physics, then I will give almost 1 mock test daily along with question practice from target batch. And now देखो अब इसने क्या डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट डेली दूंगा एंड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम टारगेट बैच. सो ही हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन टारगेट बैच. ओके, ये टारगेट बैच क्या है आई डोंट नो, बट ही हैज़ डिसाइडेड कि ये एक मॉक टेस्ट रोज़ देगा एंड देन अगेन ये फिर क्या करेगा, टारगेट बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेगा. एंड ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि आपने क्या किया, टारगेट बैच में आप नए क्वेश्चन करोगे, वो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. मॉक आप एक रोज़ देने का सोच रहे हो, इसका मतलब आप एक टेस्ट रोज़ दोगे फिर एक टेस्ट रोज़ एनालाइज करोगे. भाई तुम गलतियाँ सुधारने का तुमने टाइम ही नहीं दिया. टेस्ट दोगे उसके बाद उसको एनालाइज भी तो करोगे ना. सो गिविंग टू मैनी टेस्ट इज ऑल्सो नॉट गुड. ओके सो फिर मैंने सर कहा कि 1 मॉक टेस्ट पर वीक इज़ इनफ, डेली इज़ नॉट नीडेड फॉर नाउ, गिव 1 डेली फ्रॉम मार्च फुल सिलेबस. अगर आपका को फिर भी इतना मन है करने का, तो जब मार्च अप्रैल का टाइम आ जाएगा ना, तब आप रोज एक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि तब तक आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा, रिवाइज हो चुका होगा. ओके ठीक है. फिर उसने कहा कि सर ऑलमोस्ट 2 मॉक टेस्ट पर वीक तो कोचिंग में चल रहे हैं. अब सो कोचिंग वाले इतने मॉक टेस्ट क्यों ले रहे हैं आई डोंट नो. ओके, एक बच्चे को इतने टेस्ट बार बार लेना क्या सिग्निफिकेंस है. बच्चा इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो अपनी गलतियाँ समझ पाए और उसको इम्प्रूव कर पाए. ओके सो दैट्स व्हाट आई सजेस्टेड हिम कि ठीक है, अभी ट्राई टू इम्प्रूव इंडिविजुअली ऑल योर मिस्टेक्स. जितनी अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो उतनी सुधारो. उस हिसाब से अपने टेस्ट दो कि आप एक बार टेस्ट दो, उसकी गलतियाँ सुधार सको, उसके बाद अगले टेस्ट पे जा सको. ओके एंड सो एंड ऑलमोस्ट लाइक हर अल्टरनेट वीक 2 टेस्ट हो रहे हैं, हो ही जाते हैं, एंड 1 टेस्ट तो एवरी वीक हो ही रहा है. तो इस तरह से व्हाट आई थॉट इज दैट ही इज़ गिविंग टू मेनी टेस्ट, दीज मेनी टेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके सो देन आई सजेस्टेड हिम कि आवर गोल इज नॉट टू जस्ट ओनली गिव टेस्ट, वी हैव टू एनालाइज ऑल्सो. सो द थिंग इज़ मुझे तो हो रहा है कि डेली टेस्ट थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, एंड बच्चे को भी ये फील हो रहा है कि बार बार लगातार टेस्ट देना इज़ ओवरवेलमिंग. सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी वन कि आप टेस्ट इतने सारे लगातार दो एनालाइज करो, उसके बाद अगले टेस्ट पर जाओ. ओके एंड देन ही आस्क्ड मी कि सर मुझे टेस्ट कैसे कैसे देना चाहिए. तो मैंने उससे वही कहा था कि मार्च के बाद आप टेस्ट जो है रोज़ एक टेस्ट दे सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो. ओके एंड so that's what he said. Sir, this is the one mistake I did in my previous attempt, that I used to not analyze test, and that's what many of us do. that हम केवल टेस्ट देते जाते हैं क्योंकि वो करना आसान होता है, एनालाइज करना मुश्किल काम है, वो कोई नहीं करना चाहता. ठीक है, एक ना अपने घुटनों पर बैठ करके कोई समस्या जो है, जो घास है, उसको जड़ से कोई नहीं उखाड़ना चाहता. हर कोई चाहता है कि बस एक लॉन मोवर पे मशीन चला दो और बस घास जो है कट जाए, ऊपर से कट जाए, सही दिखने लगेगी. ओके सो प्रॉब्लम कोई भी जड़ पे नहीं जाना चाहता, और जड़ में जाने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा टेस्ट में. सर हाउ कैन यू हेल्प मी विद टेस्ट, लाइक आई मीन आई डोंट नो वेयर टू गेट टेस्ट पेपर्स और PDF फॉर्म एंड विच आर द टेस्ट आई शुड गिव. सी दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ योर जनरेशन. हम सोचते हैं कि अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है इंटरनेट पर, अगर ज़बरदस्ती में मिल जाएगी, अगर बिना पैसे दिए मिल जाएगी, तो उन PDFs को यूज़ करके पेपर लगा लो. भाई तुम सिर्फ PDF नहीं लगा रहे हो, तुम्हारा टाइम भी तुम लगा रहे हो. ओके डोंट गो फॉर न्यू मटीरियल, भले ही फ्री में क्यों ना मिल रहा हो. जहाँ से कर रहे थे, जो कर रहे थे, जैसा कर रहे थे वैसा करो. ठीक है, और देन दैट्स व्हाट आई आस्क्ड हिम कि क्या आकाश के ही टेस्ट आर गुड. इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देन गो फॉर द कोचिंग विच यू हैव फॉलोड टिल नाउ. नई चीज़ के पीछे मत जाओ. ठीक है, उसने कहा सर हाँ वो ही दे ही रहा हूँ, बट ऐसे खुद से जो मुझे देना है उसका क्या करूँ. तो मैंने कहा इस खुद से कुछ मत दो, गो फॉर द योर टेस्ट सीरीज़. वो मार्च से करना है, एंड प्रॉपर किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके, ताकि रैंक भी आ जाए. तो उसने मुझसे पूछा किसकी करो. तो मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ और अलग भी करना, वो भी आकाश का ही करो. ओके डू नॉट स्विच कोचिंग्स. सो वॉट इट्स पूरी एनालिसिस में, इस पूरी कन्वर्सेशन में जो आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी पॉइंट्स मैंने बोले, बहुत सारी चीज़ें बोली जो बच्चों के दिमाग में चलती हैं, जो आपको करना चाहिए. एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब तक ज़बरदस्ती ज़रूरत ना हो अपनी कोचिंग चेंज मत करो. आप जिस कोचिंग से ड्रॉप लिया था, आपने जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे थे, वहीं से पढ़ो, क्योंकि उनकी चीज़ों को करना आसान होता है. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नया टीचर आएगा, चमत्कारिक रूप से आपको चेंज कर देगा या आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा. आपको ही बार बार रेपिटेशन देना पड़ेगा. इसलिए इफ़ नॉट नेसेसरीली नीडेड, डो नॉट चेंज योर कोचिंग, डो नॉट चेंज योर मटेरियल, स्टिक टू द सेम थिंग. इफ़ यू स्टिक टू इट फॉर सम टाइम, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. सो दिस वॉज अ कन्वर्सेशन विच आई डिस्कस्ड, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेलीग्राम मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज. ये कुछ चैट्स मैंने लिए है, बच्चे का नाम और किसी की आइडेंटिटी कभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ. ये चीज़ सिर्फ मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं आपको साइकोलॉजी समझा सकूँ, क्योंकि ये अच्छे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो सकते हैं. केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बच्चों का दिमाग किस तरह से चलता है. सो लेट्स होप यू लाइक दिस वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली टेलीग्राम मी. थैंक यू.